आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है बीट्स एंड इट्स यूजेस, यानी बीट्स क्या है और उनका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। अब बीट्स क्या होती है इसको जरा एक एनिमेशंस के थ्रू देखते हैं। बीट्स चूंकि आवाज से रिलेटेड है तो आपको मैं एक आवाज, दो आवाजें सुनाना चाहूंगा जिसमें जो कि मैंने ऑनलाइन टोन जनरेटर की जो वेबसाइट है वहां से उठाई है। अब ये एक आवाज है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 440 हर्ट्ज है। तो अगर मैं इसको आपको सुनाऊं तो अगर आप सुनिए इसको तो एक ये आवाज होगी जिसको मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक आवाज ये वाली है जिसकी मैं अगर सेम फ्रीक्वेंसी लूं और इसको भी प्ले करूं और इसके साथ साथ इसको एक साथ ही प्ले कर दूं तो ये आवाज दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं तो थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इसमें से एक की मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा के थोड़ी सी ज्यादा कर दूं, अगर अब आप सुने तो अब जब आपने सुनी तो आपको ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन, जैसे पल्सिंग आपको आवाज सुनाई दी होगी। अब ये जो दिल की धड़कनों की तरह ये जो पल्सिंग हुई इसको बेसिकली हम बीट्स कहते हैं। इसका मतलब कि मैं बीट्स के बारे में लिख सकता हूं कि बीट्स आर द पल्सेशन कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। यानी कि बीट्स क्या है, वो पल्सेशन है, दिल की धड़कनों की तरह आवाजें हैं पल्सेशन जिनको हम कहते हैं। वो कब आती हैं, जब हमारे पास दो वेव आवाज जो हैं, दो साउंड वेव वो कंबाइन हो जाएं, तब जब उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में ज्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा हो। जैसे कि आपने देखा कि एक आवाज की फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज थी जबकि दूसरी की 442 हर्ट्ज थी, तो इतना डिफरेंस नहीं है, करीब करीब है। तो तब अगर ऐसा हो तो दो आवाजें कंबाइन होती हैं, आपका उससे फिर हमारे पास बीट्स पैदा होती है। अभी जो आवाज की कंबाइन होने को जो मैं कह रहा हूँ ना, एक कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ वेव नहीं साउंड वेव कहना ज़रूरी है, वो बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हो रही है, असल में इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड हो रहा है। दो आवाज़ जो है आपस में इंटरफेयर हो रही हैं, इंटरफेरेंस हो रही है उनके दरमियान, जिसको कम्बिनेशन आप कह रहे हैं मिल रही हैं। अब इंटरफेरेंस को डिटेल से जानने के लिए या फ्रीक्वेंसी वगैरह को देखने के लिए पहले हम ज़रा साउंड वेव्स का करते हैं, देखते हैं कि साउंड वेव क्या है। हम साउंड वेव के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर एक आवाज़ जो कि स्पीकर आवाज़ से निकल के इस कान तक आ रही है तो उस आवाज़ को जो ट्रेवल करती है वो कुछ इस तरह फॉर्म में करती है जिसमें जहाँ पे पार्टिकल करीब होते हैं उसको कंप्रेशन, पार्टिकल दूर होते हैं उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये रेयर फ्रैक्शन है, जबकि ये जो ये डार्क डार्क जहाँ पे पार्टिकल करीब है उसको कंप्रेशन कहते हैं। अब इसी वेव को अगर मैं इस तरह की फॉर्म में बनाऊं तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला है ये कंप्रेशन है और जो नीचे वाला है इसको अगर हम रेयर फ्रैक्शन कहें तो इस तरह हम एक साउंड वेव को बना सकते हैं। एनालॉजी आप कह लें कि हम सिर्फ एनालॉजी या तशबीह दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए। तो ये आपके पास साउंड वेव है। इसी तरीके से अगर दो साउंड वेव मिल जाएं तब इंटरफेरेंस होती है, जिसको अगर हम एक एनिमेशन से देखें। एनिमेशन को देखने से पहले जरा एक चीज जो कि बताना जरूरी है कि एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलते हैं तो हमारे पास एक वेव बनती है। यानी ये एक वेव है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये एक वेव बन गई। तो इस तरह कितनी वेव एक सेकंड के अंदर गुजरती हैं उसको फिर हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। अब चलते हैं इंटरफेरेंस की तरफ। ये एनिमेशन मैंने फिजिक्स क्लासरूम के फिजिक्स क्लासरूम .com जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने आपको एनिमेशन दिखा रहा हूँ। बेसिकली इंटरफेरेंस जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं दो वेव आपस में ऐड होगी हैं, यानी मिल गई, कंबाइन होगी हैं। वो कम्बिनेशन दो तरह की हो सकती है। या तो अगर आप देखें कि ये एक वेव है जिसकी ज़ाहिर है मूव कर रही है, ये दूसरी वेव है इस तरफ ये भी मूव कर रही है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो ये कुछ ऐसे मिलें कि हमारे पास बिल्कुल कुछ बने ही ना। कैसे भला, अगर आप इन दोनों वेव को देखें कि अगर आप ये एक जिसका ये वाला नीचे वाला पोर्शन है एक और इसका एक और ऊपर वाला पोर्शन है, ये दोनों मिलेंगी तो ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल करके बिल्कुल एक सीधी लाइन आ जाएगी। इसी तरह ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों मिलेंगी तो एक सीधी लाइन। ये इसी तरह ये नीचे ये ऊपर, ये दोनों को मिलेंगी कैंसिल करेंगी बिल्कुल एक सीधी लाइन। तो अब ये भी तो मिलना ही है ना, इंटरफेरेंस ही है। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसमें अगर दो वेव्स आपस में मिलें तो रिजल्ट में कुछ नहीं मिलता हमें, जो कि आप इस एनिमेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। इसके बरक्स अगर आप दो वेव को ऐसे मिलाएं जिसके अगर आप देखें तो ये आपके पास हमारे पास एक रिजल्टेंट कुछ ये बन रहा है।
ऐसी वेव जिसमें अगर आप देखें ये कि ये वेव है तो ये अगर नीचे है तो इस दूसरी वेव का ये भी नीचे होता है, तो ये मिलकर इसके जो यहाँ से यहाँ तक जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर भी अगर ये बढ़ा दे, यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर भी इसने, ये दोनों सेम है कि उसमें नीचे हैं तो ये भी नीचे, ये ऊपर है तो वो भी ऊपर है। तो जब ऐसा हो और ये कंबाइन हो जाए और कंबाइन होने के बाद कुछ इस तरह सा एक बड़ी वेव बना के देते हैं, तो इस तरह की इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसके स्पेलिंग मैंने यहाँ पे ठीक कर ली है। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव हमने दोनों पढ़ लिए हैं। अब जरा बीट्स की तरफ आए कि बीट्स फिर कैसे हैं। ये दोनों वेव की अगर कॉम्बिनेशन हो रही है तो बीट्स कैसे बन रहे हैं। बीट्स में जैसे मैंने बताया कि अगर मैं ये दो वेव्स हैं जो कि आपस में इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत आपस में, मतलब आप कह लें बहुत एक दूसरे के करीब करीब है, जिसको अगर मैं यहाँ पे चले दिखा भी देता हूँ, इसकी 0.54 है तो इसकी 0.60 है, करीब करीब है। जब ऐसा होता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न आता है कि जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, इंटरफेरेंस हो रहे होते हैं। जैसे कि ये पोर्शन है जिसमें डिस्ट्रक्टिव हो रही है, कोई वेव नहीं बन रही, यहाँ पर आए तो कंस्ट्रक्टिव बन रही है। तो इस तरह करके जब एक जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा आगे जाके होता है, यानी एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, आवाज़ बार बार ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम हो रही होती है, उससे फिर हमारे पास क्या बनती हैं, बीट्स बनती हैं, जो कि इस तरह का एक पैटर्न बनता है। जिसको मैं अगर एक और तस्वीर से भी आपको दिखाऊं तो इस तरह हमारे पास बेसिकली अगर ये साउंड 1 है, साउंड 2 है, तो ये जो हमारे पास थी यहाँ पे ये चीज़ बनी है, ये क्या है, ये हमारे पास बीट्स बनी है, जिसको मैं यहाँ पे चले लेबल भी कर लेता हूँ कि ये क्या है, हमारे पास बीट्स हैं। अब बीट्स में क्या हो रहा है कि कुछ जगहों पे जैसे कि ये वाली जगह होगी, ये वाली जगह होगी, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है हमारे पास, जिसमें अगर मैं ये पे लेबल भी कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया जैसे कि ये, तो ये हमारे पास जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, और यहाँ पर भी सिमिलरली ये वाली भी डिस्ट्रक्टिव है। जहाँ पर होता क्या है कि कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, जीरो होगी ये वेव। तो वो भी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में यही है कि जब कंस्ट्रक्टिव होती है तो हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव होती है तो वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है। और इस तरह आप कह रहे हैं एम्पलीट्यूड कम कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, जिससे हमारे पास बीट्स हमें सुनाई देती है, जो कि हमने शुरू में सुनी थी। अब ये जो बीट है, बीट्स होती हैं, इसके अंदर जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, या आप कह लें यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स पॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये एक नोड है, इसी तरीके से ये वाला भी क्या है, एक नोड पॉइंट ही है हमारे पास। अब जैसे हमने स्टार्ट में एक वेव ली थी जिसमें हमने कहा था कि 440 हर्ट्ज एक वेव है पहली वाली, जिस बिल्कुल स्टार्ट में, और एक हमने उसको 442 कर लिया था, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस हुआ था जिसकी वजह से बीट हमें सुनाई दी थी। अब अगर हम क्या करें कि हम आपसे कोई पूछे, हमारे जहन में हो कि भाई ये जो एक नई बीट बनी है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप मैं इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लूँ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी लूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 माइनस F2, यानी पहली वाली से दूसरी को माइनस करूं या दूसरी से पहली को माइनस करूं, लेकिन साथ इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि अगर इधर अंदर नंबर पॉजिटिव है तो ये जो दो निशान लगाएं ये एब्सोल्यूट के लिए होते हैं कि ये उस नेगेटिव को फिर क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। मतलब इसका कभी आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। फर्ज करें, अब जैसे अगर आप इसके लिए सवाल भी चले कर लेते हैं कि F1 क्या है, 440 और हर्ट्ज ज़ाहिर है, और F2 क्या है, जिसको मैं यहाँ पे F1 गलती से लिख दिया, तो ये F2 है, इसको हम क्या करेंगे, F2 क्या है, 442, जिसमें F2 इसको चले कह देते हैं और इसको F1 कह देते हैं। तो अब F2 से F1 से मैंने F2 को माइनस किया, तो 440 माइनस 442 करेंगे तो वो आता है -2। अब -2 के साइडों पे मैंने एब्सोल्यूट कर दिया इसको, इसका एब्सोल्यूट से क्या होता है कि ये इसको पॉजिटिव करके 2 ले आएगा, जो कि बताएगा कि डिफरेंस कितना है, 2, यानी 2 हर्ट्ज इस बीट की फ्रीक्वेंसी होगी। इसके साथ साथ आप नेगेटिव का जो मतलब है वो होता ही नहीं है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता ना, तो इस वजह से हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, जो कि हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होती है। कौन से दोनों फ्रीक्वेंसीज के, जो कि आपस में मिलाकर बीट्स बना रही हैं। अब अगर इन्हीं बीट्स की यूजेस की बात करें कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, उसके लिए बेसिकली इस्तेमाल जो हैं ये होते हैं ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है, इसको देखने से पहले जरा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, शायद ये स्क्रीन से बाहर ना चला जाए। ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब क्या है,
जब हम ट्यूनिंग की बात करते हैं तो हमारे जहनों में एक गिटार आता है। अब गिटार जो बजाने वाला होता है वो गिटार बजाने से पहले क्या करता है कि कुछ इन यहाँ से न नट जो है उनको टाइट करता है। अब जिसको बजाना नहीं आता या जिसको पता नहीं है कि ये नट क्यों टाइट करता है, वो उसके लिए तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन असल में जो म्यूजिकल जो बजाने वाला है वो टाइट इस वजह से करता है कि वो असल में क्या कर रहा होता है, ट्यूनिंग कर रहा होता है इस गिटार की। इस गिटार की वो ट्यूनिंग कैसे करता है कि वो जो पहली स्ट्रिंग होती है, असल में गिटार जो है उसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। जो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स होती हैं जिसको चले मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 3 काफ़ी स्ट्रिंग्स होती हैं। अब इसमें वो करता क्या है कि वो जो पहली स्ट्रिंग है उसको एक एडजस्ट उसको कर लेता है। अब उसने अगर दूसरी को करना है तो वो क्या करता है कि वो उस दूसरी वाली को जब बजाता है तो होता क्या है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली के साथ यानी पहली वाली के साथ मैच नहीं कर रही होती तो जाहिर है इसका मतलब है डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस है इसके अंदर तो इसका मतलब है उसको क्या सुनाई देगी, बीट्स सुनाई देंगी। उस बीट्स को जब वो सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा कि दूसरी वाली अभी ट्यून नहीं हुई, तो वो इसको एडजस्ट करेगा, यहाँ से टाइट वगैरह करेगा। फिर जब वो टाइट कर लेगा, जब दोबारा बजाएगा दूसरी वाली तो वो अब ऊपर वाली के साथ मैच कर रही होगी तो बीट्स हमें सुनाई नहीं देंगी। तो इसका मतलब हो जाएगा दूसरी वाली स्ट्रिंग होगी ये टाइट, यानी टाइट मतलब ट्यून। इसी तरीके से तीसरी वाली को भी बजाएगा और उसकी अगर बीट सुनाई दी तो उसको वो टाइट करेगा, अपने लिहाज से एडजस्ट करेगा, फिर उसमें वो ट्यून हो जाएगी। फिर इस तरह सारी स्ट्रिंग्स को वो क्या कर देगा, ट्यून कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिंग। इसके साथ साथ बीट्स को एक और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। हमने कैसे भला, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है हमारे पास, F1 माइनस F2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब अगर मैंने एक फर्ज करें कि मुझे ये तीन वैल्यूज हैं जिसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी पता है, F2 पता है, तो मैं F1 निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से अगर F1 पता है और ये पता है तो मैं F2 निकाल सकता हूँ। तो ये जाहिर है कि मैं अगर मुझे फर्ज करें कि मुझे पता हो कि ये 20 हर्ट्ज है और मुझे एक आवाज़ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, इसकी वैल्यू कोई है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा और आसानी से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो इस तरह आप कह लें कि हम ये कह सकते हैं कि हम बीट्स को अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज हमने बीट्स और एंड इट्स यूजेस के बारे में पढ़ा कि बीट्स क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं।